शूकार। एक गांव में पप्पू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हमेशा इस वहम में था कि वो एक जमींदार का वंशज है और वो एक किसान के घर पैदा हुआ है। इसीलिए उसने अपना नाम राजा पप्पू बहादुर रखा था। गांव में सबसे अपनी बढ़ाई करता रहता था और वो सब इसकी खिल्ली उड़ाते रहते थे। अरे ये बकवास बंद करो और कोई काम करके गुजारा करो। अपने आप को जमींदार समझते हो? जमींदार हंसो हंसो, एक दिन मैं करोड़पति बन के रहूंगा, तब हंसोगे नहीं, मुझे देखकर रोओगे। वो नींद में भी बड़बड़ाता रहता था। कौन है वहां? मेरे सोने के सिंहासन पर धूल क्यों है? पोंछो। नहीं पोंछा? सिपाहियों, इस नौकर को तुरंत सजा दो। स्वागत है मुनिवर, स्वागत है। आइए, यहाँ कैसे आना हुआ? ये देखकर माँ बाप सिर पकड़कर बैठ जाते थे। एक दिन पप्पू, पिताजी पता नहीं क्यों पर मुझे विश्वास है कि मैं जमींदार के वंशज हूँ, नहीं तो रोज मेरे सपने में ऐसे क्यों आते हैं भला? आपकी शक्ल और मेरी शक्ल में कोई मेल है क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आपका बेटा हूँ। अब हमसे सच्चाई छुपाई नहीं जाती बेटा। हाँ सच है, तुम राजा राव बहादुर के ही वंश के हो। तुम्हें एक व्यक्ति ने मेले में हमें सौंप कर कहीं चला गया। मेरे बच्चे नहीं थे तो हमने ही तुम्हें पाला। ये क्या किया मम्मी? मैं जिसे जमींदार के घर सोने की थाली में खाना खाना चाहिए था, आपके स्टील के थाली में खाना खिलाकर पाला। इट्स ओके। हमारे वंशज कहाँ कहाँ हैं और कितनी जायदाद है, इस सब का पता लगा कर रहता हूँ। उसके बाद जायदाद में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दे दूंगा हिस्सा, ठीक है? अगले दिन चौपाल के पास वो अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक खबर पर उसकी नजर पड़ी। उसमें लिखा था, राजा राव बहादुर की संतान का घोषणा। उनका अगर कोई वारिस बिछड़ गया हो तो तुरंत आकर अपने हिस्से को ले ले, यही हमारी विनती है। भवदीय विश्वास मूर्ति, राजा जी का सहायक कार्यदर्शी। ये पढ़कर याहू कहकर चिल्लाते हुए पागलों की तरह नाचने लगा। बाद में वहां खड़े लोगों से, कहा था ना, पर तुम लोगों ने तो विश्वास ही नहीं किया। मैं जाकर सारी जायदाद अपने नाम कर लूंगा, अपने गांव को भी थोड़ा बहुत दे ही दूंगा, चिंता ना करो। अगले दिन वो गांव वालों ने उसे हार पहना कर विदा किया। वो एक बड़े जमींदार के बंगले के पास जा पहुंचा। वहां पहले से ही दो युवक खड़े थे और एक बूढ़ा उनसे बात कर रहा था। वो बूढ़ा पप्पू को देखकर, बेटा मेरा नाम विश्वास मूर्ति है, कुत्ते से ज्यादा वफादार हूँ, इसीलिए मेरा नाम ये रखा गया है। क्या तुम भी राजा जी के वारिस हो? पप्पू ने हाँ कहा और अपने बारे में उसे सब कुछ बताया। बहुत खुशी हुई बेटा, सवेरे से अब तक 130 लोग आकर अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए हैं, पता नहीं और कितने लोग आएंगे। 130 लोग वारिस? ये आप क्या कह रहे हैं? वैसे बहादुर जी कहाँ हैं? उनका जायदाद कहाँ है? क्या क्या लेकर चले गए हैं लोग? अब राजा बहादुर जी कहाँ रहे बेटा, वो कब के गुजर गए। वे जब भी कोई गांव जाते वहां शादी करते और अपना घर बसाते थे। वो खुद नहीं जानते कि उनकी कितनी पत्नियां हैं और उनके कितने बच्चे हैं। जहाँ तक जायदाद के सवाल है, वो देखो, सब कुछ ले जाने के बाद वो 3 चीजें ही बचे हैं। देखो, वहां देखा तो एक बनाना कार, एक शू कार और एक चारपाई कार थे। दादाजी की ये इच्छा थी कि कुछ भी हो सब उन्हीं की ओर देखें, इसीलिए उन्होंने सारी जायदाद ऐसी वस्तुओं पर ही खर्च किया। जो पहले आए थे वे टॉयलेट कार, टीवी कार, वाटरमेलन कार, अलमारी कार, ऐसे बहुत सारे कार लेकर चले गए बेटा। इन दोनों ने उन्हें चुन लिया है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ शू कार ही बचा है। तुम्हें चाहिए या नहीं ये सोच लो, नहीं तो पता नहीं और कितने वारिस आएंगे, उन्हें देना होगा। पप्पू लाचार होकर उस कार में गांव लौटने लगा। कार में जाते हुए, दादाजी को अकल नहीं थी, लगता है कि देश की जनसंख्या इनके वजह से ही बढ़ी है। अब इस बकवास कार को मैं ले जाकर क्या करूंगा? इसे मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे नहीं है मेरे पास। गांव में सब उस कार को देखकर हैरान रह गए।
माँ मुझे माफ करो, जमींदार का जुनून ने मुझे अंधा कर दिया था। आप सबको मैंने बहुत दुख दिया है। अब कभी भी आप लोगों को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। वहाँ खड़ा एक छोटा सा लड़का। चिंता ना करो पप्पू भैया, यूं सोचो कि जो भी होता है अपने भलाई के लिए ही होता है। इस कार को मेले में ले जाओगे तो खूब पैसे मिलेंगे, सोच लो। ये आइडिया अच्छा लगा तो पप्पू ने कार को मेले में ले जाने लगा। वहां उसने चलाया तो बच्चे उसमें बैठकर खूब मजे लेने लगे। यूं कमाए हुए पैसे उसने घर पर दिया तो घर वाले भी बहुत खुश हुए। इस तरह पप्पू उस कार को चलाते हुए खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। नाइफ शार्पनिंग मशीन। एक गांव में एक बूढ़ा चाकू छुरी तेज करके गुजारा करता था। उसका नाम था जगजीत। वो गली गली जाकर चाकू छुरी तेज करा लो, चाकू छुरी तेज करा लो कहकर आवाज देता हुआ घूमता था। उसके दो बेटे थे जो मोटे थे। उनका नाम था गोलू और भोलू। एक बार कुछ बदमाश जगजीत के घर आए। ए बूढ़े, तुमने शहर के मुन्ना भाई के नाम सुना है? उनके बारे में जानते हो क्या? उन्हें तुम्हारा घर चाहिए, 1 लाख रुपए देते हैं। तुम अपना घर खाली करो और चले जाओ यहाँ से। आनाकानी की तो ये तुम्हें खाली कर देंगे। ये लो पैसे कहकर उसे पैसे देकर चले गए। 10 लाख का घर केवल 1 लाख में दें? ये तो अन्याय है। अरे ऐसे अन्याय कर करके ही तो मुन्ना भाई बना। उसे सबक सिखाना ही होगा बापू। उसके बाद गोलू और भोलू अपने दोस्त हेमंत से मिले। दोस्त, तुम अब तक कई नाटक करके कई इनाम जीत चुके हो, पर अब तुम्हें हमारे लिए एक छोटा सा नाटक करना होगा। अरे मैं तो जब पैदा हुआ था तभी रोने का नाटक करके नर्स को परेशान कर दिया था। मुझे ऐसे रियल कैरेक्टर्स करने में बहुत मजा आता है। कहो क्या कैरेक्टर है? अगले दिन मुन्ना भाई अपने कार में आ रहा था कि हेमंत एक स्वामी जी के भेष में आकर जानबूझकर कार के सामने आ गिरा। मुन्ना भाई परेशान होकर उसे उठाया। क्षमा करें स्वामी जी, चोट तो नहीं लगी ना? चलिए अस्पताल ले चलता हूँ। अरे जानबूझकर गिरे तो चोट क्यों लगेगी बेटा? मेरा मतलब है कि भगवान ने जानबूझकर गिराया है मुझे। वाह, तुम्हें देखो तो लगता है कि मैं बाहुबली पार्ट 2 देख रहा हूँ। धोखा देकर तुम्हें भी वैसे ही मारा था ना? मैं यही सोचकर रोज रोज मर रहा हूँ कि पता नहीं कौन मुझे मारेगा। और आप कह रहे हो कि मुझे पहले ही मार चुके हैं। वो तुम्हारा फ्लैशबैक है बेटा। मतलब तुम्हारे पिछले जन्म में कुछ लोगों ने तुम्हारी हत्या की है। बेटे के विरह में तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हैं। बेचारे वे जानते नहीं कि तुमने मुन्ना भाई के रूप में पुनर्जन्म लिया है। चटनी के बिना इडली, सांबार के बिना डोसा और बाप के बिना बेटे की जिंदगी बहुत बेकार होती है। मैं तुरंत अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। कृपया बताइए कि वे कहाँ हैं? बाद में मुन्ना भाई जगजीत के घर आया। वहाँ अपने फोटो पर हार चढ़ा देखकर वो हैरान हो गया। वहाँ पर जगजीत को देखकर, पिताजी मैं आ गया हूँ पिताजी, अब आप निश्चिंत रहें। तुम बेटे, ये सपना है या ये सच है? तुम मर गए थे ना, फिर हमारे लिए तुम जिंदा हो गए कहकर हाथ फैलाया प्यार से। गोलू और भोलू, डैडी आप लौट आए डैडी, हमारे लिए आप लौट आए डैडी। अरे तुम लोग कौन हो? देखने में तो मेरे से बड़े दिखते हो और तुम मुझे डैडी बुलाते हो। ये तुम्हारे बेटे हैं बेटा। तुम्हें मरे हुए 25 साल हो गए हैं ना, ये बढ़कर बड़े हो गए हैं, तुमसे भी बड़े हो गए हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा। पिताजी कहिए आपको क्या चाहिए? आप जो चाहेंगे मैं करूंगा, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। क्या बताऊं बेटे, इसे इंजीनियरिंग सीट और उसे मेडिकल सीट नहीं मिल रही है। उस दुख में ही ये खा खा कर मोटे हो गए हैं। कह रहे थे कि दोनों को अगर 1-1 करोड़ देंगे तो उन्हें सीट मिल जाएगा। 2 करोड़? हाँ ठीक है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी तो माँ बाप की ही होती है ना, कहकर चेक लिखकर दोनों को दिया। इस तरह
वे जो भी मांगते मना किए बिना चेक और कैश देने लगा। एक दिन मुन्ना भाई का असिस्टेंट ने उसको फोन किया और भाई कहाँ हो? आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो गए भाई, आपकी सारी संपत्ति खत्म हो गई है, हमें तनख्वाह भी नहीं मिल रही है भाई, हमें घर के खर्च के लिए और दारू के लिए पैसे भी नहीं मिल रहे हैं भाई, बहुत तकलीफ हो रही है, हम काम छोड़कर जा रहे हैं भाई, कहकर फोन काट दिया। अरे जाओ जाओ, मुझे मेरे परिवार ही जरूरी है, उनके प्यार के सामने तुम क्या हो, ऐसा उसने सोचा। इतने में गोलू और भोलू ने आकर डैडी डैडी कल से ही हमारा कॉलेज शुरू हो रहा है, हम कॉलेज बस में जाएं या कोई बाइक खरीद कर देंगे, आप हमारे प्यारे डैडी हो। अरे सारे जायदाद को तो निकल चुके हो, अब कहाँ है? ठीक है, मैं बाइक लोन पर दिला दूंगा, उस लोन को चुकाने के लिए चाकू छुरी तेज करने का काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन मुन्ना भाई चाकू छुरी तेज करा लो, चाकू छुरी तेज करा लो कहकर आवाज देता हुआ जा रहा था तो लोग मुन्ना भाई को देखकर चौंक गए। बाद में सब चाकू लेकर उसके पास आए। भाई ये क्या है भाई, आप तो छुरा घोंपते हैं, आप छुरी तेज कर रहे हैं। ये भाई को तंग ना करना, भाई हम जानते हैं कि आपको चाकू तेज करने नहीं दिया तो आप छुरे को काम देंगे, इसीलिए मेरे नए चाकू को भी लेके आया हूँ, ये ले लो भाई। वाकई मेरा परिवार ही नहीं, ये गांव भी मानवता का ही एक मिसाल है और जीता जागता प्रमाण है। मुझे वो गुंडागर्दी नहीं चाहिए, ये धंधा ही अच्छा है। मुन्ना भाई रोज चाकू छुरी तेज करा लो, चाकू छुरी तेज करा लो कहकर काम करने लगा। जगजीत ने उन पैसों को मुन्ना भाई से पीड़ित लोगों में बांटा।